जैसे इधर देख ली, जरूरी ये ज्यादा है। देखिए, एक स्थिति ये कहता है कि अगर आप ये देखें कि जो भी शब्द है, समासिक पद पूछ रहा है, और उस शब्द के आगे उसका बिल्कुल समान शब्द लिखा हुआ है, यानी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। जो शब्द यहाँ पर है उसी के आगे वैसा ही शब्द लिखा है, और दोनों मिलाकर लिखे हैं। दोनों कैसे लिखे हैं? सम्मिलित रूप, यानी समान रूप से मिलाकर लिखे हैं। लेकिन ध्यान रहे दोनों एक दूसरे के विलोम। तो उस स्थिति में भी, उस कंडीशन में भी कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। देखिए कैसे। क्या लिखा मैंने? अव्ययीभाव है या नहीं है? कैसे पहचाना? ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? शब्द के आगे, शब्द के आगे है या नहीं? और दोनों कैसे लिखे हैं? कैसे लिखे हैं? क्या दोनों एक दूसरे के विलोम हैं? तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास होगा? समझ पाए कि नहीं? जैसे मैंने लिखा रातों रात, क्या लिखा है? क्या लिखा है या नहीं? मैंने लिखा दिनानुदिन, क्या लिखा है? दिनानुदिन या दिनों दिन, जो भी कह दो, दिनों दिन। क्या विलोम है? शब्द के आगे उसका समान शब्द है और दोनों कैसे लिखे हैं? मिलाकर। अगर शब्द के आगे उसका समान शब्द है और दोनों मिलाकर लिखे हो, एक दूसरे के विलोम ना हो, तो उस कंडीशन में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। समझ पा रहे हैं? तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर विलोम कैसे होता है? आप सोच रहे होंगे तो फिर विलोम कैसे होता है ये भी बता दी। देखिए, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा? संधि आती हो बस सब समझ जाओगे। क्या है ये? आपको दिखने पे लग रहा होगा शब्द के आगे उसका समान शब्द आया। ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? आप अव्ययी भाव लगा दोगे, लेकिन बीच में देखो इस बार क्या है, यानी आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बना होगा। यानी क्या रहा होगा दूसरा शब्द? यानी विलोम आया कि नहीं है? तो जैसे ही विलोम मिलेगा आप तुरंत क्या बताओगे? अव्ययी भाव। जब भी विलोम मिले, तो जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा? मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जब कभी भी बीच में आ का साउंड दिख जाए तो इसका मतलब ही है ये आ प्लस आ से बना होगा। अरे यही ना, इसका मतलब हो गया ये विलोम होगा। तो याद रखिएगा ये कि जब भी मिलाकर लिखा हो लेकिन एक दूसरे के विलोम आ जाएंगे तो समझ रहे ना, ये कंडीशन हो एक दूसरे के विलोम ना। चलो, देखो, यदि शब्द के आगे उसके समान शब्द की पुनरावृत्ति हो, तथा दोनों योजक से जुड़े हों, योजक से जुड़े हों, याद रखिएगा तब भी कौन सा होगा? अव्यय हो। जब मैं शब्द की बात करूं तो शब्द का मतलब है चाहे वो अव्यय हो, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो विशेषण हो, शब्द हो। समझ रहे हैं ना? देखो जैसे क्या लिखा मैंने,
कौन सा होगा? अरे कौन सा होगा? योजक लगा है, इसे पढ़े होगे, रटे होगे, क्या लगाओगे? द्वंद लगाओगे? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लेकिन ये क्या कह रहा है, शब्द के आगे क्या हो, उसका समान शब्द, और दोनों किससे जुड़े हो? जैसे लिखा होगा पल पल, क्या लिखा होगा? लिखा होगा मंद मंद, क्या लिखा होगा? लिखा होगा मीठा मीठा, क्या लिखा होगा? याद रखिएगा, कहने का मतलब अगर शब्द के आगे उसका समान शब्द है और दोनों एक दूसरे से योजक से जुड़े हैं किंतु एक दूसरे के विलोम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी कौन सा होगा? अव्ययी भाव। दोनों स्थितियां क्लियर? क्या दोनों में? समझा? दोनों एक ही हैं, सम्मिलित लिख दिया जाए चाहे योजक से लिख दिया जाए। नहीं समझे? उसमें क्या था? मिला के लिख दिया गया था, इसमें भी क्या है? मिला के नहीं, योजक से लिख दिया गया है। वो भी क्या कहता था? विलोम ना हो। विलोम होंगे तो मतलब बदल जाएंगे, ये भी वही कह रहा है, एक ही शब्द हो। बात तो दोनों एक ही कह रहे हैं ना, तो दोनों कंडीशन में कौन सा होगा? अव्यय भाव। और देखिएगा, यदि दो पद, पद नहीं सॉरी शब्द, दो शब्द समानार्थी, जरूरी नहीं एक जैसे अब दिखे, हो सकता है क्या हो, पर्यायवाची हो और योजक से जुड़े। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि दोनों शब्द एक ही हो। अब हो सकता है दोनों एक ना हो, दोनों अलग हो, लेकिन कैसे हो या क्या हो, अर्थ उनका एक हो। पर्यायवाची और योजक से क्या हो? योजक से क्या हो? जुड़े हो। उस कंडीशन में भी अव्ययी भाव समास देखो कैसे। क्या लिखा मैंने? होगा कि नहीं होगा? कैसे? चलो नहीं लिखता हूं, सीधा लिखता हूं। क्या लिखा? मतलब भूत मतलब पूर्व मतलब, तो बात तो एक ही है, जो बीत गया या पहले, यानी दोनों क्या है, योजक नहीं लगाया तब भी। आप अधिकतर ये शब्द बहुत बोलते हो, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कुशल का मतलब अच्छा, और मंगल का मतलब भी। अरे दोनों कैसे हैं? यानी याद रखिएगा, जब दोनों समानार्थी या पर्यायवाची हैं और योजक से जुड़े हैं, उस कंडीशन में भी क्या होगा? अव्यय। ऐसे ही अव्यय जब कभी भी ना से जुड़ जाए, या जैसे लिखा होगा कभी ना कहीं, कभी क्या लिखा होगा? अव्यय ना अव्यय, कहीं ना कहीं क्या लिखा होगा? तो इस कंडीशन में भी याद रखिएगा, उसमें क्या होगा? अव्यय भाव समास। यानी जब दो पद या दो शब्द अव्यय हो, ध्यान रखना क्या हो, और वो दोनों किससे जुड़े हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा? अव्यय भाव समास। समझ पा रहे हैं? और देखिएगा, अच्छा आपने ये पढ़ा होगा, अगर किसी भी समास का पहला पद संख्यावाचक हो, क्या होता है? द्विगु समास। चलो देखो, यदि पहला पद क्या हो, तथा दूसरा पद व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, दूसरा पद क्या हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, याद रखना है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास। इसको समझ लो। मान लीजिए पहले वाले पद में ऐसा दिख रहा है कि वो नंबर की बात कर रहा है, किसकी? और दूसरा वाला बात कर रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये है कि स्पेशल पर्सन, पर्सनल क्या है, मतलब उसके अलावा दूसरा दुनिया में कुछ। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब पता है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष का मतलब यूनिक, उसका मतलब उसके जैसा दूसरा कोई। अरे इसी को तो कहते हैं, यानी ऐसा आगे कोई नंबर लिखा है और दूसरा ऐसा शब्द लिखा है जिसके जैसा दुनिया में दूसरा कुछ, तो वहां पर भी ऐसी स्थिति आई तो द्विगु समास नहीं होगा, क्या होगा? अव्ययी भाव। देखो क्या लिखा है, मतलब अगर आप देखोगे पहला पद संख्यावाची है, तुरंत लगाओगे क्या? द्विगु। लेकिन क्या होगा?
नहीं समझ पाए? क्या लिखा है? पंचगंगम क्या लिखा है? समझ रहे हैं ना? इसका मतलब है लिखा होगा त्रियमुनम, क्या लिखा होगा? यमुना को कहा जाता है तीनों तापों को हर लेने वाली, भौतिक, दैहिक और दैविक तापों को हर लेने वाली यमुना को कहा जाता है। क्या बोला गया? त्रियमुनम, तीन यमुना लिखा है ना? तो यानी कहने का मतलब आप तो ये देखोगे पहला पद क्या है और दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, समझ रहे कि नहीं? ये कंडीशन बन जाएगी तो वहां पर भी कौन सा होगा? अव्यय भाव। और भी है? अच्छा मैं नोट करूंगा, चलो नोट कर लो। अच्छा ये आ गया, करिए, नोट कर लो सब स्थितियां। हो गया? लिखिए। एग्जाम्पल लिख ही लेंगे ना? चले आगे। लिखा? अगला नियम लिख लीजिए 6। यदि किसी समास का
यदि किसी समास का के दोनों पद का नहीं के यदि किसी समास के दोनों पद सार्थक निरर्थक हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। यदि किसी समास का पहला पद क्या हो यदि किसी समास के दोनों पद सार्थक निरर्थक हो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पानी वानी, खाना वाना। क्लियर बात? अब देखो, हो सकता है किसी समास का जो पहला, अभी समझना, किसी समास का पहला पद जो हो वो क्रिया पूछ ले। क्या? किसी भी समास का जो पहला पद हो वो क्या आ जाए? क्रिया। अभी तो मैंने शब्द की बात की थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय देख रहे थे। हो सकता है पहला पद क्या हो जाए? क्रिया। और उसमें पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय, जब क्रिया आएगी तो मैं समझाऊंगा। हो सकता है उसमें पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय जो है कर लग जाए। क्या हो? कर लग जाए। तो अगर उससे, कर मतलब द्वितीय पद, पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर हो जाए तो उससे जो भी शब्द बनेगा वह भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे आपसे कह दे लिख कर, क्या कह दे? पढ़ कर, सो कर। समझ रहे हैं? तो यहां पर कौन सा होगा? तब भी आप क्या बताओगे? अव्ययी भाव समास लिखिएगा। ये भी एक, यदि किसी समास का पहला पद क्रिया हो तथा द्वितीय पद पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर हो। सब लिखा है बोर्ड में? यदि किसी समास का पहला पद क्रिया हो तथा द्वितीय पद पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर हो। इससे ज्यादा तो शायद ही पूछ ले तो एग्जामिनर ही जान सकता है। 6 ये और 2 शुरुआत में बता ही चुका हूं मैं आपको, अव्यय उपसर्ग वाला। क्लियर बात? समझ गए? हो सकता है कि एक नोट में ये भी याद रखिएगा, हो सकता है, वैसे आप बता दोगे, अगर किसी समास के जो दोनों पद हैं, ध्यान से सुनो, किसी समास के दोनों पद जो हैं अनुकरणवाची हो। क्या हो? ये कौन समझाएगा? ये क्या है? अनुकरणवाची का मतलब क्या है? अनुकरण का मतलब क्या होता है? सुनना। क्या होता है? यानी किससे? ध्वनि से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? अगर किसी समास के दोनों पद अगर अनुकरण वाच्य हो यानी ध्वनि से संबंधित हो, एक प्रकार के साउंड हो, एक प्रकार के क्या हो, चाहे वो रियल साउंड हो या इमेजिनरी हो, यानी वास्तविक हो या काल्पनिक हो, वास्तविक हो या क्या हो, काल्पनिक हो, लेकिन वो अनुकरण वाच्य हो दोनों पद, तो उस स्थिति में भी अव्ययीभाव समास हो सकता है। जैसे, सॉरी, जैसे आपसे पूछ ले खटखट, क्या पूछे? आपसे क्या पूछे? खटखट में कौन सा समास, क्या बताएंगे? अव्यय। आपसे पूछे टर टर में कौन सा समास? साउंड है ना? आपसे पूछे धड़ाधड़ में कौन सा समास? याद रखिएगा, लिखिएगा। यदि किसी समास के दोनों पद अनुकरणवाची हो, अब इससे ज्यादा अव्यय भाव में शायद ही पूछो और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे सब। यदि किसी समास के दोनों पद अनुकरणवाची हो, लिखा, तो अव्यय भाव समास होगा। नहीं नहीं, दो है। ये क्या लिखा है? हाँ, वही मैंने कहा, पहचान ही जाओगे, पहले बताया था। लेकिन है ध्वनि से संबंधित, तो ये भी याद रखिएगा।
कभी कभी करता क्या है एग्जामिनर, मान लो स्टेटमेंट से बना दिया, तब कर लेंगे ये, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा ना, पक्का। जो चीज नहीं समझ में आई पूछ लो एक बार, फिर से मैं कह रहा हूँ। कोई भी चीज ऐसी जो मैंने बताई नहीं समझ में आई हो, लिखा नहीं है, लिख लो, नोट करके लिखो, नोट करके लिख लो, पॉइंट बढ़ा लो, ऐसे लिख लो कि ऐसा वो तो अव्ययी भाव जैसा समास लिखे हो, हेडिंग लिखा होगा वो, आपने अव्ययी भाव समास हेडिंग लिखा है, उसमें उसमें डैश देके लिख लो, पहला पद प्रधान होता है, वहीं पे इतना लिखो, वहीं पे लिखो, डैश देके पहला पद प्रधान होता है, वो तो हेडिंग वहीं लिख लो, पहला पद प्रधान होता है, जहां अव्ययी भाव समास की हेडिंग पड़ी हो वहां पर बस इतना लिख लो, पहला पद प्रधान होता है। अब आखिरी में आओ, आखिरी में लिखो, ऐसा समाज जिसका पहला पद, ऐसा समाज जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, ऐसा समाज जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, ऐसा समाज जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अति प्रति, अति प्रति इति आ, अति प्रति इति आ, अति कौमा प्रति कौमा इति कौमा आ, कौमा आ मतलब बड़ा आ है, छोटा नहीं, कौमा हर कौमा भर, कौमा हर कौमा भर, कौमा यथा, कौमा बा कौमा बे आदि, ये लिखना। आदि अ अन निर को छोड़कर, ये नकारात्मक है, इसके लिए कुछ दूसरा आएगा, उसके लिए जब आप पढ़ाऊंगा तो ये आएगा, नए तत्पुरुष, ये आगे की बात है, बात पढ़ाऊंगा, आ अन निर को छोड़कर बस इतना लिखना, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, लिख लिया, चलो, अव्ययी भाव समास क्लियर, कुछ पूछना हो बताएं, चलिए। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, दूसरा समास कौन सा, तत्पुरुष समास। इसके बारे में जो पहली चीज बताई थी, लिखना नहीं पहले समझ लीजिएगा, इसके बारे में जो पहली चीज बताई थी वो बताया था इसका दूसरा पद प्रधान होता है, याद है कि नहीं, तत् माने क्या, उसका, उसका मतलब दूसरा, याद रखिएगा, ऐसा समाज जिसका दूसरा पद क्या हो, प्रधान, दूसरा पद प्रधान हो, कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। कैसे समझे जरा समझिएगा, यानी इस समास में क्या होगा, अगर हम पद का क्या करें, विग्रह करें, तत्पुरुष समास में अगर हम पद का क्या कर दें, विग्रह कर दें, तो पद का विग्रह करने पर उनके मध्य में जो आएंगे वो क्या आएंगे, उनके मध्य में क्या आएंगे, कारक चिन्ह आएंगे, याद रखिएगा, यानी तत्पुरुष समास में पद का विग्रह करने पर उनके मध्य में क्या आते हैं,
कारक चिन्ह आते हैं, और जब आपको कारक चिन्ह दिख जाएंगे तो आप बताएंगे उसमें कौन सा समास है। चलो यहाँ पे एक चीज ये भी समझिएगा कि सर कारक चिन्ह होते क्या है, ये समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं, है ना। कारक चिन्ह होते क्या है और तत्पुरुष समास में क्या क्या आएंगे कारक चिन्ह, तो देखिएगा। सर एक शब्द ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है माध्यम। क्या होता है, कारक का मतलब क्या होता है, माध्यम होता है। सर ये क्या लिखा है, योजक। योजक का काम क्या होता है, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा है, इसका मतलब होता है प्रतीक, संकेत या चिन्ह ही ना। अरे चिन्ह मतलब क्या, या तो वो किस रूप में हो, या तो वो किस रूप में हो, या तो वो किस रूप में हो। सर ये क्या है, अरे है कि नहीं है, सर ये क्या है, यही होगा, दो ही टाइप का होगा, या तो वो चिन्ह जो होंगे, या तो क्या होंगे, या तो क्या होंगे। चलो पढ़ो ये क्या लिखा है, ऐसे प्रतीक या संकेत, क्या लिखा है, जो क्या कर रहे हो, किसको, मतलब माध्यम मतलब क्या होता है, माध्यम कब आता है, जब दो चीजें होती हैं। माध्यम कब होता है, मतलब किसको जोड़ रहे होंगे, एक माध्यम को। सिंपल पहले समझिएगा आराम से, फिर अभी हम चले चलेंगे डेफिनेशन पे। क्या, क्या, फिर से बोलिएगा। एक माध्यम को दूसरे माध्यम से जोड़ने वाले संकेत या प्रतीक को ही क्या कहते हैं, या ऐसे संकेत या प्रतीक जो जोड़ते हो एक माध्यम को, यही तो कहा है, जो लिखा है उससे बनाइए, रटिए नहीं। ये कारक का मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब तो दूसरे माध्यम को जोड़ रहे हैं, जो लिखा है। अब दिमाग में ये प्रश्न आएगा, भाई ये एक माध्यम को दूसरे माध्यम से जोड़ना ये क्या है, कौन सा एक माध्यम, कौन सा दूसरा माध्यम। देखना, अगर कोई भी वाक्य लिखा होगा, कोई भी वाक्य लिखा होगा, तो उस वाक्य में एक चीज तो हमें ये कंफर्म है, उसमें क्या होता है, ये भी हमें कंफर्म है उसमें क्या होता है, और ये भी हमें कंफर्म है क्या होता है। और हम इतना जानते हैं कि जो क्रिया की पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। हो सकता है वाक्य में क्या आ जाए, हो सकता है वाक्य में क्या आए, ये इनमें से जरूरी नहीं है कि होगा ही। हो सकता है कर्ता हो सकता है कर्म, हो सकता है दोनों हो, लेकिन फिक्स कौन है, ये बात नहीं समझ पाए आप। देखो मैंने लिखा पेन से लिखा, क्या लिखा है, सिंपल मेरी बात समझना। और मैंने यहां पर लिखा राम ने लिखा, क्या लिखा है। ऊपर वाले वाक्य में अगर देखोगे तो ये क्या है, क्या है, और ये क्या है, कर्ता होता है काम करने वाला, पेन क्या है, कर्म। लेकिन इस वाले वाक्य में देखोगे ये क्या लिखा है, ये क्या है, और ये क्या है। तो ये हमें क्लियर पता है कि वाक्य में या तो कर्ता होगा या कर्म होगा या दोनों होंगे, लेकिन ये होगा तो होगा ही, वाक्य में निश्चित है। समझ पाए ये चीज, तो कहने का मतलब है, अब बात को समझना, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से मतलब, एक साइड हो सकता है कर्ता या कर्म, एक साइड क्या हो सकता है, और दूसरी साइड क्या होगा, माध्यम तो निकल के आ गया हमारे पास। क्या माध्यम निकल के आ गया, दूसरी साइड क्रिया। अब डेफिनेशन में इसको बोलो, एक माध्यम को दूसरे माध्यम है क्या, यानी कर्ता या कर्म को क्रिया से जोड़ने वाले प्रतीक या चिन्हों या संकेतों को ही क्या कहते हैं, दूसरी डेफिनेशन निकल के आई। किसको, देखो मैंने लिखा ना, मैंने लिखा क्या, पेन से लिखा, क्या लिखा है, सिंपल बात समझना, ये क्या है, ये क्या है, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से जोड़ने वाले संकेत या प्रतीक को ही क्या कहते हैं। और माध्यम वो क्या हो सकता है, कर्ता या कर्म, और दूसरा क्या हो सकता है। इसको और आसान बनाते हैं, जो आपके बुक में लिखी होगी डेफिनेशन उसको देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। कर्ता या कर्म कुल मिला के ग्रामर में होगी तो क्या होगी, बहुत बढ़िया, क्या होगा, या तो संज्ञा होगी, या तो, ये तो क्लियर है ना। यानी कर्ता या कर्म कुल मिला के अगर ग्रामर में होगा तो क्या होगा, या तो क्या होगा, या तो क्या होगा, और ये तो फिक्स है ना भाई। अब बोलो डेफिनेशन, बोलो सिंपल डेफिनेशन।
को क्रिया से संबंध बताने वाले चिन्हों को, यही डेफिनेशन पढ़ते हो। तो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कारक चिन्ह किसे कहते हैं? क्रिया से जोड़ते हो। संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। हो सकता है एग्जामिनर ये ना देखे ये पूछे, हो सकता है एग्जामिनर ये दोनों ना देखे, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से पूछे, तो रटना नहीं है आपको, यहां से जो कुछ भी बनाना है बना सकते हो। समझे कि नहीं समझे? तो संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह। या कर्ता तथा कर्म को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? या एक माध्यम को दूसरे माध्यम से जोड़ने वाले संकेतों या चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। क्लियर बात? चलो, ये भी आपको पता है हिंदी में कारक चिन्हों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत कारक चिन्हों की जो संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 6। कौन से? यानी कर्ता और संबोधन को छोड़कर। किसको? कर्ता और संबोधन चिन्ह को छोड़कर। याद रखिएगा, जो 6 चिन्ह है कहां से कहां तक? कर्म से अधिकरण। कर्म से कहां तक? कर्म से अधिकरण तक के जो चिन्ह हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास के। मोटी मोटी बात हमने यह सीखा, तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होता है? प्रधान। कैसे पहचानेंगे तत्पुरुष समास से? अगर हम पदों का विग्रह करेंगे, पदों का विग्रह करने पर अगर उनके मध्य में क्या आ जाते हैं? क्या आ जाते हैं? तो उसमें कौन सा समास होगा और कितने कारक चिन्ह आ जाए? कहां से कहां तक? इनका कोई भी सिंबल अगर बीच में आ जाता है तो आप बताओगे उसमें कौन सा है? तत्पुरुष समास। चलो देखो एक एक करके। देखो, कर्म तत्पुरुष, इसको बुक में ये भी लिखा होगा, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी लिखता है एग्जामिनर। कर्म तत्पुरुष को जो है वो द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रथम नहीं होगा, क्या होगा? द्वितीय। द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप पदों का विग्रह करेंगे, पदों का विग्रह करेंगे और पदों का विग्रह करने पर अगर उनके मध्य में को आ जाए, क्या आ जाए? को आ जाए, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? या क्या कहते हैं? जैसे देखिएगा, मैंने सिंपल लिखा रथ चालक। क्या लिखा है? अगर इसको ब्रेक करके बताओ ये कैसे शब्द बना हो? रथ को, यानी बीच में इसके क्या छिपा हुआ है ना? जैसे मैंने लिखा चिड़ी मार। क्या लिखा है? किसको चिड़ी मार कहते हैं? यानी विग्रह करने पर फिर क्या आया है? जैसे मैंने लिखा जेब कतरा। क्या लिखा है? किसको जेब कतरा कहते हैं? यानी कहने का मतलब है जब विग्रह करने पर क्या आया है? यानी पॉकेट मार। पॉकेट को काटने वाला, है ना, छीनने वाला। यानी विग्रह करने पर अगर क्या आया है? को। तो जब भी किसी शब्द का विग्रह करने पर को आता है तो वहां पर क्या होगा? क्या? अगला देखिएगा, ऐसे ही कर्ण तत्पुरुष। क्या कहेंगे? कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष को तृतीया भी कहते हैं, याद रखना। अब वैसे ही चलेगा। इसका मतलब है जब आप विग्रह करो और विग्रह करने पर उनके मध्य में से आए और वो अर्थ किसका देता हो? के द्वारा का देता हो। से तो आए लेकिन वो अर्थ किसका दे? के द्वारा का। तो वहां पर क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। जैसे मैंने लिखा रोग पीड़ित। क्या लिखा है? क्या होगा? क्या होगा? क्या से का अर्थ के द्वारा है? रोग के द्वारा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ पाए? हाँ, मैंने लिखा सूर रचित। क्या लिखा है? मतलब सूरदास के द्वारा या सूर से रचित। मैंने लिखा तुलसी कृत। क्या लिखा है? मतलब तुलसी के द्वारा किया गया। यानी जब से का अर्थ के द्वारा निकल के आए, से का अर्थ क्या है? के द्वारा निकल के आए, वहां पर क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। अगला, अगला क्या आएगा? तीसरा होगा ना यहाँ पे, तीसरा इसके अंतर्गत होगा संप्रदान तत्पुरुष। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष कहता है कि अगर विग्रह करने पर उनके मध्य में क्या आ जाए? के लिए आ जाए। के लिए कैसे आएगा? जैसे मैंने लिखा गौशाला। क्या लिखा है? गाय के लिए शाला। शाला का मतलब होता है स्थान, आवास। ये मैंने लिखा पुस्तकालय। क्या लिखा है? पुस्तक के लिए आलय। आलय का मतलब होता है स्थान। मैंने लिखा रसोई घर। क्या लिखा है? रसोई के लिए घर, एक स्थान। लिखा है ना?
तो कहने का मतलब जब विग्रह करने पर के लिए आता है तो आप तुरंत क्या बताओगे? संप्रदान। ये अंदर से पूछेगा, नहीं तो लगाओगे क्या? तत्पुरुष समास ही लगाओगे। फिर आएगा अपादान तत्पुरुष। ये भी जो आता है, ये भी से कारक चिन्ह के लिए आता है। किसके लिए? लेकिन ये जो से का अर्थ देगा, ये किसका देगा? अलगाव का अर्थ देगा। जैसे लिखा होगा पथ भ्रष्ट, क्या लिखा होगा? मतलब सॉरी, क्या लिखा है? पथ भ्रष्ट का मतलब पथ से भ्रष्ट अलग हुआ। मैंने लिखा नेत्रहीन, क्या लिखा है? मतलब नेत्र से अलग है ना। मैंने लिखा वृक्ष पतित, क्या लिखा है? मतलब वृक्ष से गिरा हुआ। तो जब दो चीजें अलग होंगी तो उसके लिए क्या आएगा? अपादान। फिर आएगा संबंध तत्पुरुष। क्या आएगा? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष कहता है कि जब दो पदों के मध्य में का की के रा री रे ना नी ने कुछ भी आ जाए, का की के रा री रे ना नी ने कुछ भी आ जाए, तो वहां पर संबंध तत्पुरुष होगा। जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, क्या लिखा है? तो राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? मैंने लिखा राजमाता, क्या लिखा है? तो राजा की माता नहीं होगा, राज्य की माता। क्या हो जाएगा? राज्य की माता। मैंने लिखा पराधीन, क्या लिखा है? पर का मतलब होता है दूसरा, दूसरे के, यानी यहाँ पे के आ जाएगा, यहाँ पर का की आ जाएगा, यहाँ पर का आ जाएगा। देख रहे हैं? समझ रहे हैं ना। और आखिरी में आएगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या आएगा? अधिकरण तत्पुरुष। और ये जो इसका चिन्ह होता है वो होता है क्या? में पेपर, में पे और, तो ये जब में पेपर का आएगा तो क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष। देखिए जैसे कहा गया गृह प्रवेश, क्या बोला गया? क्या होगा? है ना? सर्वश्रेष्ठ, बोलो। सभी में घुड़सवार, आप बीती, आप पर बीती या आप पे बीती, कुछ भी कहोगे। तो यानी कहने पर अगर इनमें से में पेपर आएगा तब भी क्या आएगा? तत्पुरुष। तो कुल मिला के तत्पुरुष समास कब होगा? कारक चिन्ह आएंगे। क्या आएंगे? कितने? 6। छापो, लिखिएगा। लिखिएगा ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो। ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, तथा पदों का विग्रह करने पर, तथा पदों का विग्रह करने पर, पदों का विग्रह करने पर उनके मध्य कारक चिन्ह आ जाए, उनके मध्य कारक चिन्ह आ जाए, उनके मध्य क्या कारक चिन्ह आ जाए, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। नोट करके लिखिएगा। कारक चिन्ह से संबंधित, कारक चिन्ह से संबंधित तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक चिन्ह से संबंधित तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कारक चिन्ह से संबंधित तत्पुरुष समास के कितने? 6 भेद होते हैं। ये कहाँ पढ़ा है आपने? इतने ही बस, अव्ययी भाव समास खत्म हो गया।
बस वही उतना ही है और कहाँ, बस ये हो गया, ये 2 लाइन। चलिए, क्या लिखा है? 6 वेद। इसके 6 वेद होते हैं। पहला लिखिएगा कर्म तत्पुरुष। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोगों का दोष थोड़ी ना है, आप लोगों को जितना पढ़ाया जाएगा उतने तो जानेंगे ना। फिर पढ़ाया गया इतना, अव्ययी भाव समास, मैंने पहले ही जब पढ़ाया था तो मैंने यही बताया था पहली लाइन पे ही कि केवल टेक्स्ट बुक में इतना ही लिखा है, ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान होता है तथा जिसका पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, तत्पुरुष समास होता है। आ, अन, निर, अति, प्रति, ए, फर, भर, वो होके ये आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल खत्म। यही आपने लिखा, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है। और जब होता क्या है, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तब उसमें होते नहीं है, वो कंडीशन पर आधारित होंगे। जब आपके होंगे नहीं क्वेश्चन तब आपको लगेगा ये चीज कि क्या छूट गया, तब टीचर बताएगा ये ऐसा नहीं होता, वैसा होता, ये नहीं, ये है। लिखिएगा पहली हेडिंग कर्म तत्पुरुष। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आपको मैं एक चीज बताऊं, सुनिए ध्यान से। जैसे आपको पता है कि मैं समास पढ़ा रहा हूं, पढ़ने का अच्छा तरीका है, मैं ही नहीं, जैसे पता इससे पहले यूपी स्पेशल या फलाना जो भी पढ़ा के गए, नहीं पता, ये जो भी आपको लगे, जो पढ़ा रहे हैं, तो अगर वो चीज है उसके आगे की चीज आप पढ़िए घर में, उल्टा सीधा उसको रीड करिए, नहीं समझ में आता है, जब क्लास में आएंगे तो आपको वो चीजें बहुत इजीली आएंगी। आप लोग क्या करते हो कि टीचर पढ़ाएगा तब जाके मन होगा घर में पढ़ेंगे, मन होगा नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं चलेगा काम, ऐसे कोई मतलब नहीं। जैसे ये पता हम तत्पुरुष समास पे आज खत्म कर दिए, तो आगे द्विगु पढ़ाएंगे सर, कर्मधाराएं पढ़ाएंगे, द्वंद्व पढ़ाएंगे, तो 3 तो पढ़ सकते हैं ना हम। 3 पढ़ेंगे सर, पढ़ाएंगे तो और हमको समझ में आएगा, हम उनसे पूछ भी लेंगे। इंतजार हम क्या करते हैं, सर आके हमें पढ़ाएं, फिर हम पढ़ें, उसके बाद मन होगा तो सर से पूछेंगे, मन होगा नहीं पूछेंगे। रूटीन को बदलिए, ऐसा ऐसा तो सब कर रहे हैं, फिर आप में और सब में अंतर थोड़ी ना रह जाएगा कुछ। लिखिएगा नंबर 1 कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष को कहते हैं। लिखिएगा विग्रह करने पर को कारक चिन्ह आता है, विग्रह करने पर को चिन्ह आता है। विग्रह करने पर क्या, को चिन्ह आता है। जैसे रथ चालक, चिड़ी मार, जेब कतरा, लिखा है, लिख लो। चले आगे, अगला ये लिखिए बोर्ड पे, कर्ण तत्पुरुष, सब बोर्ड पे लिखा है। लिखा, लिखिएगा संप्रदान तत्पुरुष। लिख लिया, तो बोल तो दिया करिए कम से कम। अपादान तत्पुरुष।
अगला लिखिएगा सुमन तत्पुरुष। चले आगे। और लास्ट है अधिकरण तत्पुरुष, और आपका तत्पुरुष समास खत्म। विग्रह भी कर लीजिएगा जब समय मिले, है ना। हो गया। चलिए, ये 6 भेद थे तत्पुरुष समास के। इसमें कुछ नहीं पूछना। नहीं पूछना कुछ। चले आगे फिर। दो समास आपके हो गए, कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष। शुरुआत में मैंने आपको बताया होगा कि तत्पुरुष समास की परिसीमा में 2 समास आते हैं। मुख्यतः कितने भेद थे? 4। 4 थे ना, कौन कौन से? बहुब्रीहि, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास आते हैं, दिगु और कर्मधारय। चलो, तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 कारक चिन्ह के भेद आते हैं और 2 ये, यानी कुल 8 उपभेद हैं। सवाल भी कभी पूछ ले, तत्पुरुष समास के उपभेद कितने हैं? 8। 6 कौन से? कारक चिन्ह के, और 2 कौन से? दिगु समास और कर्मधारय समास, तो इसके अंतर्गत आते हैं। तो कहने का मतलब, अगला देखिए, दिगु समास जो तीसरे नंबर पे आप पढ़ते हो, ऐसे वो एक प्रकार से उपभेद है तत्पुरुष समास का, समझ रहे हैं ना। तो ये है क्या दिगु समास? आमतौर पे आप देखते हो लिखा होगा बुक में, या ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची। लेकिन देखना, याद रखिएगा, मैं 3 स्थितियां लिखूंगा। अगर तीनों स्थितियां कोई भी शब्द पूर्णता संतुष्ट करा देगा तो उसमें द्विगु समास होगा। देखिए कौन कौन सी। देखिए, अगर कोई भी शब्द अगर इन तीनों स्थितियों का बोध करा देगा तो उसमें क्या होगा? द्विगु समास। है क्या 3 स्थितियां? पहले इसको समझ लो। कह रहा है अगर किसी भी शब्द का प्रथम पद संख्यावाची नहीं, क्या संख्यावाचक क्या हो? विशेषण। यानी यहां पर जो भी शब्द लिखा हो उसके आगे जो नंबर हो वो नंबर इसकी विशेषता बता रहा हो। पहली कंडीशन ये कह रहा है, यहाँ पर नंबर तो हो, ये तो क्लियर है, मस्त है, लेकिन यहाँ पे नंबर के साथ साथ वो उसकी क्या बता रहा हो, तो वो विशेषण क्या कहलाएगा? संख्यावाचक। दूसरी बात क्या कह रहा है? यानी वो कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक का बोध भी करा रहा हो, वो नंबर जो हो वो कितना हो, तभी तो समूह या समाहार का समूह क्या होता है? 2 या 2 से अधिक का। और तीसरी बात कह रहा है शब्द तीसरा अर्थ ना दे। इस लाइन को समझ लो, यही जरूरी है। ये तीसरा अर्थ देना ना देना है क्या? देखो, जैसे मैंने लिखा 10, ध्यान से समझना है, आनंद जिसके, मेरी बात को ध्यान से समझना इसको, ये 2 या 2 से अधिक पद हैं या नहीं? अरे बोलिए। इनसे जोड़कर हम एक सार्थक शब्द बनाते थे, तो सार्थक शब्द जो हम बनाएंगे वो इसी से मिलता जुलता होगा ना, यही शब्द मिलकर आएंगे। तो जो शब्द बनाएंगे वो क्या आएगा? क्या आएगा? अब यानी 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर हमने एक सार्थक पद बनाया। बनाया,
और यही हमारा समासिक पद या समस्त पद था। अरे था या नहीं था? लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सर दशानन भी किसी को कहते हैं। दशानन किसको कहते थे? क्या कहते थे? तो ये हो गया इसका तीसरा अर्थ। क्या हो गया? तीसरे अर्थ का मतलब है अलग अलग पदों से मिलकर सार्थक शब्द बनाना, और सार्थक शब्द के बाद भी अगर वो कुछ अर्थ देता हो, किसी का वो अर्थ हो, तो वो होगा तीसरा अर्थ। क्या होगा? और ये क्या बोलता है? जब कंडीशन होगी यहीं तक सीमित हो जाएगा तभी उसमें क्या होगा? इसलिए दशानन में द्विगु समास, क्योंकि वो क्या देता है? बात नहीं समझ पाए? चलो देखो फिर से, मैंने लिखा चौराहा। क्या लिखा है? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं इतना लिख सकता हूं, चार और राह, बाकी सब छोड़ दो। क्या होगा क्या नहीं होगा छोड़ देते हैं। आप मुझे बताओ, क्या पहला पद संख्यावाचक विशेषण है? अरे है या नहीं? संख्या होकर विशेषता बता रहा है रास्ते की। यानी दूसरा, क्या दो या दो से अधिक पद हैं इसमें? तो चार लिखा है, दो से अधिक है, तो समूह समाहार का बोध करा रहा है। क्या ये दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या तीसरा चार राहों के समूह को क्या कहते हैं? क्या चौराहे को भी कुछ कहते हैं? यानी चौराहा अपने आप में ही क्या है? सार्थक पद है। समझना? तो कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास किन स्थितियों में होता है? जब ये तीनों स्थितियां पूरा संतुष्ट कराए। कोई भी समास द्विगु समास तभी होगा जब तीनों की तीनों स्थितियां क्या हो? पूर्णता संतुष्ट कराएगी, तभी उसमें क्या होगा? द्विगु समास हो। लिखिएगा द्विगु समास में, यदि किसी यदि कोई शब्द तीन निम्न तीन स्थितियों को पूर्णता संतुष्ट कराए, यदि कोई शब्द निम्न तीन स्थितियों को पूर्णता संतुष्ट कराए, यदि कोई शब्द निम्न तीन स्थितियों को पूर्णता संतुष्ट कराए, तो उसमें द्विगु समास होगा। यदि कोई शब्द निम्न तीन स्थितियों को पूर्णता संतुष्ट कराए, तो उसमें द्विगु समास होगा। तीनों स्थितियां लिख लो। एग्जाम्पल अपने मन से लिख के देखना, नहीं लिख पाना तो मुझे बताना। कोई लिख लेना, चौराहा, तिराहा, तिरंगा, जितने लिख पाओ, दुपट्टा। कोमरी होगा, वो आगे आएगा तो बताऊंगा, अभी वेट कर लीजिएगा। चलिए लिख लिए, तीनों लिख लिया। चलो आगे देखेंगे हम लोग क्या बता रहा है। स्वर्ग और बोबरी, इसको पढ़ भी लीजिएगा अगर आपके पास नोटबुक कुछ हो, मतलब बुक वगैरह अगर है कुछ तो पढ़िएगा, फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा भी आप।